तो हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है स्टॉक अफेयर्स में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करेंगे TTML का शेयर एनालिसिस, इसका कंपनी एनालिसिस, और इसमें हम जानेंगे कंपनी का हिस्ट्री डिटेल में कि कंपनी ने पहले क्या क्या किया, कैसे कंपनी शुरू हुआ और अब क्या कंपनी ये कर रही है, कंपनी का करंट बिजनेस मॉडल क्या है। साथ ही हम कंपनी के फाइनेंशियल्स को भी देखेंगे और इसका शेयर इतनी तेज़ी से बढ़ और घट क्यों रहा ये भी हम जानेंगे। अक्टूबर नवंबर में ये शेयर 50-60 रुपये का था, इसका इक्विटी वैल्यू, और जो कि 290 चला गया। तो काफ़ी लोगों को ये हज़म नहीं हुआ, लोग इसके पीछे पड़ गए और काफ़ी पीक पर जाके इसको ख़रीदने लगे। और अब ये शेयर जब गिर रहा है तो काफ़ी लोग सोच रहे हैं कि इससे एग्ज़िट कब करें। तो बहुत सारे सवाल, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन की तलाश में आप होंगे और आप इस वीडियो में शुरू से लेके अंत तक बने रहें। आपको बहुत सारे इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस इस वीडियो के माध्यम से ज़रूर मिलेगा। तो देखिए, ये कंपनी शुरू हुई 1995 में और ये कंपनी टाटा ग्रुप का ही एक हिस्सा है। पहले इसका नाम हुआ करता था ह्यूजेस टेलीकॉम इंडिया लिमिटेड। अब इसको क्या सही प्रोनाउंस करना है आप देख लीजिएगा। और 2003 में इस कंपनी को रीनेम किया गया, इसे दूसरा नाम दिया गया टाटा टेली सर्विसेज महाराष्ट्र लिमिटेड, और इन शॉर्ट में हम बोले तो TTML। पहले ये कंपनी बिल्कुल बेसिक सेलुलर सर्विस प्रोवाइड करती थी, जैसे वायरलेस फ़ोन्स जो कि फिक्स हुआ करते थे, एक जगह रखा है वायरलेस फ़ोन्स। फिर पब्लिक टेलीफोन बूथ जो आप पहले देखा करते थे, STD PCOs होते थे, उसमें भी ये कंपनी सर्विस प्रोवाइड करती थी और लगभग हर जगह इसी के सर्विसेज मिलते थे। साथ ही ब्रॉडबैंड सर्विसेज कंपनी पहले भी प्रोवाइड करती थी, अभी भी प्रोवाइड करती है। इसके अलावा वेब कॉन्फ्रेंसिंग सर्विसेज, ऐसे सर्विसेज ये कंपनी शुरू में प्रोवाइड करती थी। और ये कंपनी महाराष्ट्र में एक लीडर, मार्केट लीडर के रूप में इमर्ज हुई। बहुत अच्छा मार्केट में इस कंपनी का पकड़ था। फिर 2003 में कंपनी ने CDMA मोबाइल को लॉन्च किया और 2004 में TTML एक नए सब ब्रांड के साथ लॉन्च किया जिसका नाम था वॉकी, जिसमें हाई स्पीड इंटरनेट मिलता विदाउट द यूजिंग ऑफ मॉडम। बिना मॉडम के यूज़ किए अच्छा स्पीड प्रदान करती थी ये कंपनी। वॉकी जो इसका था वो बहुत फेमस हो गया, कंपनी कंसिस्टेंटली ग्रो करने लगी। 2004 में कंपनी ने टाटा इंडिकॉम को लॉन्च किया और टाटा इंडिकॉम को भी इंडिया में बहुत ज़्यादा फेवर किया जाने लगा, लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे क्योंकि CDMA काफ़ी सस्ते रेट में कॉलिंग और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करती थी। कंपनी जब 2004 में टाटा इंडिकॉम को लॉन्च किया तो वो भी बहुत ज़्यादा फेमस हुआ। वो भी एक CDMA टेक्नोलॉजी बेस्ड था जिसमें एक बार आपको बस फ़ोन ख़रीदना था और मंथली रेंटल, महीने महीने रिचार्ज कराने का कोई झंझट नहीं था। प्राइस भी बहुत कम था CDMA फ़ोन्स का। तो एक चीज़ आप टाटा का समझिए, टाटा कहीं पे भी अपना इन्वेस्टमेंट करती है तो वो बहुत ही क्वालिटी का टेक्नोलॉजी लाती है और यूज़र फ्रेंडली हो, यूज़र के बजट में हो, इन चीज़ का टाटा हमेशा ध्यान देती है। आप टाटा के कोई भी प्रोडक्ट देखें, हर प्रोडक्ट में आपको ये खासियत लगभग देखने को मिलेगी। तो जो GSM टेक्नोलॉजी था उससे CDMA टेक्नोलॉजी महंगा था, क्वालिटी वाला था, यूज़र के लिए सस्ता भी था। GSM सिम कार्ड के मुकाबले CDMA के रिचार्ज और उसका जो भी ईयरली, एनुअली रेंटल या वन टाइम रेंटल है वो काफ़ी सस्ता हुआ करता था। लेकिन उन दिनों यूथ का काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन बन गया था GSM, और GSM के अट्रैक्शन का जो मेन कारण था वो था GSM में अट्रैक्टिव प्लान्स। CDMA में जो प्लान था इसका वो फिक्स था या बहुत कम चेंज होता था, लेकिन GSM में हमेशा एक नया प्लान आता था। रिंगटोन पैक, SMS पैक, इंटरनेट पैक, नाइट में फ्री, बहुत सारे प्लान आते थे इसके। और दूसरा CDMA का जो फ़ोन है वो भी फिक्स था कि कुछ गिनती के ही मॉडल्स थे जो आपको मिलेंगे। लेकिन GSM में उन दिनों नोकिया, सैमसंग, इनके फीचर फ़ोन्स काफ़ी अच्छा माना जाता था इन फ़ोन्स को, और लोग इन्हीं फ़ोन्स के पीछे ज़्यादा रहते थे। तो कंपटीशन, एक हम बता सकते हैं कि कंपटीशन एक ऐसा फैक्टर था जो TTML को उन दिनों काफ़ी चैलेंज किया। बट उसके बावजूद भी ये कंपनी रूरल एरिया हो या अर्बन, अपना विस्तार काफ़ी अच्छे से कर चुकी थी। मैक्सिमम साइबर कैफ़ेज़, STD PCOs में TTML के ही सर्विस यूज़ होते थे। कंपनी ने टाई अप भी कई कंपनीज़ के साथ की, सैमसंग के साथ करके कंपनी अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करने लगी। फिर कई एयरपोर्ट्स में भी कंपनी ने अपने कॉन्ट्रैक्ट्स लिए। तमिलनाडु में भी कंपनी ने ऑप्टिक फाइबर बिछाने का कॉन्ट्रैक्ट लिया। 2008 तक कंपनी 5 मिलियन सब्सक्राइबर और 2009 तक 10 मिलियन सब्सक्राइबर कर चुका था, जो कि एक बहुत बड़ा बात था।
कंपनी का ग्रोथ बहुत ही कंसिस्टेंटली होते जा रहा था। फिर कंपनी जापानीज कंपनी डोकोमो के साथ मिलकर टाटा डोकोमो लॉन्च की, जो कि 1 सेकंड 1 पैसा ऐसे ऑफर्स के साथ इंडिया में लॉन्च हुआ। डोकोमो भी जब टाटा के साथ टाई अप किया तो काफ़ी ह्यूज अमाउंट लेके इंडियन मार्केट में आया और टेक्नोलॉजी भी कटिंग एज टेक्नोलॉजी के साथ, यानी कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ वो इंडिया में आया। ये सब के बावजूद भी ये कंपनी क्यों फेल हो गई, समय के साथ क्यों फेल हो गई ये कंपनी, क्यों नहीं आज जहां एयरटेल है, जियो है, अपना एक स्थान क्यों नहीं बना पाई, ये सब के बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए, सबसे बड़ा फैक्टर तो ये है कि CDMA टेक्नोलॉजी की तरफ इस कंपनी का ज़्यादा झुकाव था और GSM की तरफ काफ़ी यूथ और नए यूज़र्स अट्रैक्ट हुआ करते थे। नए फ़ोन्स GSM में काफ़ी वैराइटीज़ के मिल जाते थे, CDMA में ये लिमिटेशन था। दूसरा कि कंपनी अपने मार्केटिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करती थी। जहां आपको हर जगह एडवर्टीज़मेंट GSM फ़ोन सिम्स के मिलेंगे, वहां CDMA के काफ़ी कम देखे जाते थे उनके कंपैरिजन में। दूसरा, जो डोकोमो या टाटा का इन्वेस्टमेंट था उसको अच्छे से कंपनी यूटिलाइज नहीं कर पाई, अपना बिजनेस बस फैलाते गई। काफ़ी सेगमेंट्स में ये कंपनी आ गई थी, बट मैनेज करना काफ़ी मुश्किल होता है और ये कंपनी ठीक से मैनेज नहीं कर पाई, जिसके कारण इस कंपनी का कर्ज बहुत ज़्यादा बढ़ गया। और इंक्रीजिंग डेट, इस कंपनी का डेट बढ़ना एक मेजर फैक्टर है कि ये कंपनी आज इतना नीचे आके खड़ी है। डोकोमो $2.2 बिलियन के साथ इन्वेस्ट की थी, बट वो पैसा को ये कंपनी सही जगह यूज़ नहीं कर पाई। कंपनी इतने अच्छे कटिंग एज टेक्नोलॉजी के साथ आई थी, कंपनी को एडवर्टीजमेंट में, प्रमोशन में या इनोवेशन में, अपने फ़ोन्स के इनोवेशन में खर्च करना चाहिए था, कंपनी नहीं कर पाई। और ये सब बात मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ, ये कहीं ना कहीं किसी न किसी एक्सपर्ट का रिपोर्ट है जो मुझे इंटरनेट से मिला और उनके ही व्यू को मैं बता रहा हूँ, जो कि काफ़ी हद तक आपको भी सही लगेगा। साथ ही जो अदर कंपनीज थी वो काफ़ी तेज़ थी, चाहे मार्केटिंग करना हो, नए प्रोडक्ट को लॉन्च करना हो, नया ऑफ़र लॉन्च करना हो, नए कस्टमर को टारगेट करना हो, हर सेगमेंट में, हर मार्केटिंग एक्टिविटी में अदर कंपनीज काफ़ी तेज़ थीं। वहीं TTML काफ़ी ओल्ड और स्लो तरीके से काम करता था। दूसरा, जो बचा खुचा जो भी कुछ था, वो जब जियो आया तो कई कंपनियों को वो लगभग ख़त्म कर दिया, सबको खा गया जियो। उसके बावजूद भी TTML अभी भी बचा हुआ है और महाराष्ट्र में अभी भी ये कंपनी का सर्विस काफ़ी हद तक ठीक है। तो दोस्तों, ये तो हो गया इस कंपनी का हिस्ट्री का बात। अब हम बात करते हैं कि कंपनी करंटली क्या कर रही है। तो आप कंपनी के जैसे इसके होम पेज को देखें तो यहाँ पे साफ लिखा हुआ है कि ये कंपनी लीडिंग प्लेयर है कनेक्टिविटी और कम्युनिकेशन सॉल्यूशंस में। तो ये कंपनी अभी बिजनेसेस को सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जैसे कनेक्टिविटी, इसमें इंटरनेट, ब्रॉडबैंड ऐसी सर्विसेज हैं। फिर कोलैबोरेशन, क्लाउड कंप्यूटिंग, सिक्योरिटी, IoT मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स, फिर मार्केटिंग सॉल्यूशंस, ये सब सर्विसेज अभी दूसरे बिजनेसेस को प्रोवाइड करती है ये कंपनी। और ये कंपनी अब काम कर रही है ब्रांड नेम टाटा टेली बिजनेस सर्विसेज के अंदर, यानी TTBS के नाम से ये कंपनी अब काम कर रही है। तो यहाँ पे एक चीज़ अच्छा है कि ये कंपनी अगर सेलुलर में उतना अच्छा नहीं कर पाई तो ये अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई कर रही है दूसरे सेगमेंट्स में। लगभग ये IT सॉल्यूशंस ये कंपनी प्रोवाइड कर रही है। अपने जो भी इनका प्रोडक्ट या सॉल्यूशंस है उसका कैटेगरी को ये कंपनी चेंज कर दी है, डाइवर्ट कर दी है। मार्केटिंग सॉल्यूशंस या बिजनेस ग्रोथ प्लान्स, ये सब ये कंपनी अब दूसरे बिजनेसेस को प्रोवाइड कर रही है। इसकी कस्टमर की भी हम बात करें तो कुछ बड़े नाम जैसे वर्लपूल, केलॉग्स, वहाल ऐसी कंपनीज भी इनके क्लाइंट है। तो कंपनी अपना स्टेबिलिटी बना रही है, बहुत ही छोटे स्तर पे है बट बना रही है। फाइनेंशियल्स की हम बात करें इस कंपनी का तो लगभग हर फिगर नेगेटिव में है। देखिए, चाहे अर्निंग पर शेयर हो, अर्निंग पर शेयर भी इसका नेगेटिव में है, ROCE भी नेगेटिव में है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स PAT ये भी इसका क्वार्टर दर क्वार्टर नेगेटिव में ही है। यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी आप देख सकते हैं इसका नेट प्रॉफिट मार्च 2021 के क्वार्टर का लगभग -2,000 करोड़ रुपए है। तो कंपनी का जो फाइनेंशियल है वो उतना अच्छा नहीं है, बहुत ज़्यादा बेकार है। और यहाँ पे आप देखिए कंपनी के करंट लाइबिलिटी ये भी क्वार्टर दर क्वार्टर, साल दर साल बढ़ते ही जा रहा है। मार्च 2021 का इनका करंट लाइबिलिटीज़ है 10,009.02 करोड़ रुपीज़। और कंपनी अभी भी डेट फ्री नहीं है, अभी भी कंपनी के ऊपर
डेट है। तो आप देख सकते हैं इसका मार्केट कैपिटल लगभग 35,000 करोड़ का है और 20,000 करोड़ का अभी भी डेट है। तो कंपनी का फाइनेंशियल मुझे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। आप इनके कॉम्पिटिटर में देखिए, यहाँ पे टाटा कम्युनिकेशन, इसका पीई भी काफ़ी अच्छा है, अर्निंग पर शेयर भी बढ़िया है। तो इसके कंपैरिजन में ये अच्छा है, बट काफ़ी लोगों की नज़र में TTML ही आ रहा है, टाटा कम्युनिकेशन नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि 50 रुपये का शेयर 290 हो गया। वो लोग अपॉर्चुनिटी मिस कर गए, सोच रहे हैं कि 290 का शेयर 2090 हो जाएगा, जल्दी से एंट्री ले लो। होता क्या है, वो शेयर डिक्लाइन होने लगता है। कभी भी कोई शेयर में कंटिन्यूअसली अपर सर्किट पे अपर सर्किट लगभग सप्ताह महीना भर लग रहा है, तो आप समझ जाइए इसमें कुछ ना कुछ ऑपरेटर का खेल चल रहा है। इस टाइप के इक्विटी से आप दूर रहें तो ही फ़ायदा है। ग्रीड से बचें। जो काफ़ी मैच्योर इन्वेस्टर होते हैं, जिनको काफ़ी टाइम का एक्सपीरियंस है और जो कंपनी को लॉन्ग टर्म तक होल्ड करते हैं, वो अपना कभी भी पैसा ऐसे इक्विटी में नहीं लगाएंगे जो बहुत ही नेगेटिव है, जिसका बिजनेस मॉडल अच्छा नहीं है, या जो कि डूब चुकी है, जिसका एक सेगमेंट डूब चुका है। ऐसे में कोई पैसा नहीं लगाएगा। मैं यहाँ पे आपको कोई भी एडवाइस नहीं दे रहा हूँ कि आपको क्या लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए। मैं बस आपको एक एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ, और ये वीडियो भी बस एजुकेशन पर्पस के लिए है। इसे आप ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट एडवाइस बिल्कुल भी ना समझे। अब देखिए ये कंपनी के साथ क्या हो रहा है। अपर सर्किट पे अपर सर्किट लग रहा है, लोग एंट्री लेना चाह रहे हैं, एंट्री नहीं मिल रहा है। अब कंपनी का इक्विटी गिर रहा है, लोग एग्जिट होना चाह रहे हैं, एग्जिट नहीं हो पा रहे हैं। तो आपको क्या करना चाहिए? आपको एक अच्छी कंपनी चुननी चाहिए, जो आपको जिसका बिजनेस मॉडल पसंद हो, जिसके फाइनेंशियल्स काफ़ी अच्छे हों, जिसका फ्यूचर प्लान काफ़ी अच्छा हो, और ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करने पे फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। जैसे आप एशियन पेंट ले लीजिए, रिलायंस ले लीजिए, ये सब लार्ज कैप की कंपनीज़ हैं, और ये सब कंपनीज़ को लोग बहुत लंबे टाइम तक होल्ड रखते हैं। सिमिलरली मिड कैप को लोग काफ़ी कम टाइम के लिए रखते हैं, जो कि कुछ मंथ्स या 2-3 साल के लिए होता है। क्योंकि मिड कैप और लार्ज कैप में हमेशा ध्यान रखिए लॉन्ग टर्म, मिड कैप में मीडियम टर्म, और स्मॉल कैप में स्मॉल टर्म, छोटे टर्म के लिए ही आइडियली पैसा लगाते हैं लोग। बहुत सारी ऐसी कंपनीज होती हैं जिसमें कैपेबिलिटी होता है कि वो स्मॉल कैप से मिड कैप चले जाएं। मिड कैप वाली कंपनीज में होता है कि वो मिड कैप से लार्ज कैप बन जाए। HDFC बैंक, एशियन पेंट, ये सब भी कभी स्मॉल कैप की कंपनीज थी, बट आज लार्ज कैप की है। क्यों? क्योंकि साल दर साल कंसिस्टेंटली ये अपने इक्विटी के वैल्यू को कंपाउंड किया है। कंपनी कंसिस्टेंट ग्रोथ दे रही है, प्रॉफिट बना के दे रही है, 20-30% के एनुअल CAGR से ग्रो कर रही है। 20% के रिटर्न से भी कोई कंपनी एनुअली ग्रो करे तो वो लगभग 3-3.5 साल में अपने आप को डबल कर देती है। तो ये सब फैक्टर्स हैं जो आपको ध्यान देना चाहिए। शॉर्ट टर्म और क्विक मनी ऐसे कॉन्सेप्ट से आप बचें, वरना जो भी आपका इन्वेस्टमेंट है उसमें बहुत ज़्यादा रिस्क इन्वॉल्व हो जाएगा और बहुत ज़्यादा पैसा डूबने का भी चांस रहता है। आप सेंटीमेंट का इन्वॉल्वमेंट अपने डिसीजन में बहुत कम रखें। देखिए डाउ के अकॉर्डिंग किसी भी कंपनी का जो करंट उसका इक्विटी वैल्यू होता है वो लगभग 67% उसका रियल वैल्यू होता है, और जो 33% होता है वो न्यूज़, साइकोलॉजी, पब्लिक सेंटिमेंट, फिर मॉरल वैल्यू या ग्रीड, ये सब चीज़ के फैक्टर्स होते हैं वो 33%। तो आप काफ़ी सोच समझ के अच्छे से डिसीजन लें। बहुत ज़्यादा भीड़ की ओर ना जाएं कि TTML इतना ज़्यादा सर्च हो रहा है या ये कंपनी इतना ज़्यादा सर्च हो रहा है, चलो इसको देखते हैं। फिर आप देखिए उसमें अपर सर्किट पे अपर सर्किट लग रहा है, आप फिर मौका ढूंढने लगे एंटर लेने का। उस समय आपके माइंड में आएगा कि चलो 10-20% लेके निकल जाएंगे, बट आप निकल नहीं पाओगे। क्यों? लोअर सर्किट लगेगा, फिर आपको एंट्री लेने में भी प्रॉब्लम होगी और निकलने में उससे भी ज़्यादा। और एक चीज़ का ध्यान रखें, पेनी स्टॉक के पीछे काफ़ी लोग रहते हैं कि आज ये 50 पैसे की कंपनी है, 1 साल छोड़ दूंगा 50 रुपये हो जाएगी। तो ऐसा बहुत कम चांस होता है। आप खुद ये चीज़ सोचिए, जो कंपनी ऑलरेडी अच्छा परफॉर्म कर रही है वो उसके ज़्यादा चलने की ज़्यादा चांस है, या जो कंपनी डेड हो चुकी है उसके ज़्यादा चलने की चांस है? किसके पास पैसा है, किसके पास काम है? जो ऑलरेडी चल रही है कंपनी उसी के पास तो ज़्यादा काम आएगा, ज़्यादा पैसा आएगा, ग्रोथ के ज़्यादा चांस रहेंगे। जो कंपनी ऑलरेडी डूब चुकी है उसके चांसेस तो ऑलरेडी बहुत कम हैं। जैसे ब्लैकबेरीज के फ़ोन हो गए, नोकिया के फ़ोन हो गए। अब ब्लैकबेरी के फ़ोन के ऊपर कोई बैठ जाए कि नहीं ये फ़ोन आएगा दोबारा से अपना मार्केट पकड़ेगा, तो उसके ज़्यादा चांस है मार्केट पकड़ने के कि जो अभी करंट मार्केट में चल रहे हैं, जैसे सैमसंग हो गए, वीवो हो गए, ये सब फ़ोन ज़्यादा चलेंगे। लॉजिकली ये चीज़ सोचिए, कोई भी चीज़ को बहुत महंगे रेट पे आप नहीं खरीदिए।
और पीक पे तो किसी चीज़ को ख़रीदना ऑलरेडी उसका रिस्क 5x 10x बढ़ जाता है अगर आप किसी भी चीज़ को पीक पे लेते हैं। अब 5 रुपये का कोई बिस्किट है, आप 5 में लेंगे, 7 में लेंगे, 8 में लेंगे, 50 रुपये में थोड़ी ना लेंगे। तो महंगे रेट पे किसी भी चीज़ को नहीं लेना चाहिए आपने। आप बहुत ज़्यादा लंबे इन्वेस्टर हैं, लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं, तो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर जिसका बिजनेस मॉडल बहुत अच्छा हो, जो कंसिस्टेंटली ग्रोथ दे रहा हो, अपने इक्विटी के वैल्यू को कंपाउंड कर रहा हो साल दर साल, ऐसी कंपनी में आप कभी भी ले सकते हैं। कभी भी लेके छोड़ दीजिए, क्योंकि आपको बहुत ही लॉन्ग टर्म तक उसमें होल्ड रहना है। तो आप राइट टाइम का वेट ना भी करें तो भी चलेगा। बट आप एक पेनी स्टॉक जिसमें अपर सर्किट पे अपर सर्किट लग रहा है, उसको आप पीक पे खरीदेंगे तो रिस्क तो बहुत ज़्यादा रहेगा ही। अब बात करते हैं कि ये शेयर इतना ज़्यादा बढ़ा क्यों। तो बढ़ने का फिर से वही साइकोलॉजिकल रीज़न है, सेंटिमेंट, मार्केट में सेंटिमेंट, पब्लिक के माइंड में सेंटिमेंट कि टाटा का सुपर ऐप आ रहा है, चलो ले लो। टाटा का टाई अप हो गया है, अब IPL में टाटा लिख के आएगा, ले लो। ऐसे थोड़ी ना अच्छा इन्वेस्टमेंट किया जाता है। कंपनी कहीं पैसा लगा रही है, कंपनी अभी IPL में भी टाटा का जो टाई अप हुआ है उसमें अभी टाटा इन्वेस्ट करेगा, पैसे देगा, अपना ब्रांडिंग बनाने के लिए वो दे रहा है। और इससे भी बड़े बड़े न्यूज़ आते हैं कई क्वालिटी वाले शेयर में, निफ्टी 50, निफ्टी 100, बट उसमें तो कभी ऐसा नहीं होता कि अपर सर्किट लग रहा है या 500% एक महीने में ही भाग गई। क्यों? इसका सीधा सा एक ही मतलब समझ में आता है कि यहाँ पे ऑपरेटर्स घुसे होते हैं जो कि बहुत ही हाई क्वांटिटी में बाय करते हैं, सेल करते हैं। अपर सर्किट, लोअर सर्किट जो भी लगता है उसमें उनका बहुत बड़ा हाथ होता है। हर जगह राकेश झुनझुनवाला का बात होता है कि वो पेनी स्टॉक खरीदे थे, आज इतना पैसा बन गया। टाइटन को इतने कम रेट पे लिए, तो भाई वो 20-25 साल के लिए होल्ड रखते हैं उस पेनी स्टॉक को, उसका बिजनेस मॉडल पढ़ते हैं, उसमें इन्वेस्ट करते हैं, समय समय पर चेक करते हैं। कई ऐसे पेनी स्टॉक हैं जिनको खरीदते हैं और समय पर एग्जिट कर जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है उनका बिजनेस मॉडल अच्छा नहीं है। सबसे बड़ी बात कि वो 20-25 साल के लिए होल्ड रहते हैं, उनका व्यू 5 दिन 10 दिन या 1-2 महीने का नहीं होता। तो आपसे भी यही रिक्वेस्ट है कि आप कभी भी किसी के बहकावे में ना आए, कभी भी बहुत ज़्यादा प्राइस देख के अट्रैक्ट ना हो जाए कि भाग रहा है तो चलो ले लें। आप सेल्फ रिसर्च करें, पेशेंस रखें, कोई भी डिसीजन लेने में पेशेंस रखें। तो दोस्तों, मैं ये उम्मीद करता हूँ कि इस कंपनी के बारे में जो भी इन्फॉर्मेशंस मैं बताया उससे आपको ज़रूर कुछ ना कुछ हेल्प मिला होगा। और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।